आपके जैसा एक आम इंसान एक गुनहगार, कातिल या क्रिमिनल कैसे बन जाता है? क्राइम करने से पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या हर क्रिमिनल बदला लेने के लिए क्राइम करता है, या उसकी जिंदगी के कुछ किस्से उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं? हमारी कहानी कातिल अदा में आप जानेंगे ढेर सारे क्रिमिनल्स के बारे में। हो सकता है वो आपके घर के पास वाली किराने की दुकान का ओनर हो सकता है वो आपका फैमिली डॉक्टर हो, या हो सकता है कि क्रिमिनल आपका पड़ोसी हो। कहानी के हर भाग में अलग कातिल का जिक्र है, लेकिन उसे पकड़ने वाला सिर्फ एक है, रमेश पारेख। अलग अलग कातिलों के तरीकों से वाकिफ होने के लिए और उन्हें सही अंजाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करने को तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पूरी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। रात के करीब 8 बजे लखनऊ शहर के एक मोहल्ले में कई सारे सायरन की आवाज एक साथ आ रही थी। आसपास के लोगों ने अपनी खिड़कियों से झांक कर देखा तो वहां करीब 3 एम्बुलेंस और 2 पुलिस की गाड़ियां अंबरनाथ चौबे के मकान के बाहर खड़ी थी। कुछ पड़ोसी तुरंत वहां अंबरनाथ के घर के बाहर पहुंचे, जहां वो अपने 5 साल के बच्चे को गोद में लेकर रो रहा था। पड़ोसियों ने देखा कि अंबरनाथ के परिवार के सदस्यों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। सफेद चादर पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। उनके परिवार में मां, बाबूजी, अंबरनाथ की बीवी, उसकी 19 साल की लड़की और 5 साल का लड़का, ये सब रहते थे। लेकिन अब कोई भी जिंदा नहीं है सिवाय उसकी गोद में बचे बच्चे के। अंबरनाथ का रो रो कर चेहरा सूज चुका था और उसका 5 साल का लड़का बिल्कुल शांत सभी को देख रहा था। अंबरनाथ का पड़ोसी गौतम त्रिपाठी, जिसका सीसीटीवी कैमरों का कारोबार था, वो पास में आया। क्या हुआ भाई साहब? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई साहब, वो मास्टर कातिल वापस आ गया और हम सबको जान से मार दिया। हमने उसका क्या बिगाड़ा था? अंबरनाथ गौतम के कंधे पर सर रख के रोने लगा। तभी पुलिस आई और अंबरनाथ को साथ लेकर चल पड़ी। पड़ोसी गौतम त्रिपाठी और अभिषेक शुक्ला भी उनके साथ गए। जब गौतम अपने घर कपड़े बदलने गया तो उसकी बीवी पास आ गई। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अंबरनाथ और गुड्डू को छोड़कर बाकी सब। अंबरनाथ कह रहे थे कि मास्टर कातिल ने ही सबको मारा है। उनकी बेटी और हमारी बेटी एक ही उम्र की है। हमारा घर भी हो सकता था। गौतम ने प्रियंका की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। मैं पुलिस थाने जाकर आता हूं भाई साहब के साथ। तुम बच्चों को सुला दो और खुद भी सो जाओ, मुझे शायद आने में देर हो जाएगी। और गौतम शर्ट पैंट पहनकर अपने स्कूटर पर शुक्ला जी के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। थाने में अंबरनाथ की रिपोर्ट लिखने के लिए एक महिला कांस्टेबल बैठी थी। उन्होंने अंबरनाथ को एक पानी का ग्लास दिया। अंबरनाथ जी, आपको हम लोगों के साथ सहयोग करना होगा। आपने जो कुछ भी देखा है वो आपको साफ साफ बताना होगा। मैं आज सुबह से ही कानपुर गया हुआ था। कितने लोगों को पता था कि आप आज कानपुर जाने वाले हैं? ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। मैं अपने परिवार को घुमाने ले जाने की सोच रहा था। कानपुर में मेरा एक दोस्त है जो टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में है, उसी से मिलने गया था। आगे क्या हुआ? जब मैं घर लौटा तो देखा कि मेरे बंगले की खिड़की टूटी हुई है। मैं अंदर गया तो मेरे बाबूजी की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई थी। मेरी माँ और बीवी को किचन में बांधकर सर पर मारा गया था, जिससे उनका बहुत ज्यादा खून बह गया था। और मेरे लिविंग रूम की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, चरण स्पर्श करो, मास्टर वापस आ गया। आपने अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने मेरी बेटी को उसी कमरे में फांसी दे दी। अंबरनाथ की ये बात कहते हुए आंखों में पानी आ गया। दूसरी तरफ लखनऊ शहर के कमिश्नर परेशान थे, क्योंकि उनके फोन पर कातिल ने अंबरनाथ की बीवी के फोन से आवाज बदलकर एक वॉइस रिकॉर्डिंग और कुछ आपत्तिजनक तस्वीर भेजी थी। उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। नमस्कार, 10 साल हो गए कमिश्नर साहब। आप भी यहीं और हम भी यहीं। मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि ये
मेरा आखिरी कत्ल नहीं था। आगे कुछ और भी होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कत्ल किसी दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। मैंने आपको अपनी कुछ तस्वीरें भेजी हैं। तस्वीरें देखें और आनंद लें। तस्वीरों में कातिल अंबरनाथ के घर पर है, जहां उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ है, जिससे ना उसका चेहरा और ना ही उसके सिर के बाल दिख रहे हैं। कातिल ने कुछ तस्वीरें अंबरनाथ की बीवी के कपड़े पहने हुए और कुछ तस्वीरों में कातिल ने अंबरनाथ की बेटी का टॉप पहने हुए, जिसे दोनों ने मारने से ठीक पहले पहना था। कातिल की आवाज से यह साफ समझ में आ गया था कि यह किसी आदमी की आवाज है, लेकिन इसके अलावा लखनऊ पुलिस को पिछले 20 सालों में एक भी सबूत नहीं मिला। पहली बार ऐसा हुआ था कि यह तस्वीर मीडिया में लीक हो गई थी, जिससे लखनऊ में हर जगह अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे में कमिश्नर का फोन बजा और फोन पर शहर के मेयर मोहम्मद रिजवान थे। कमिश्नर साहब, आपसे हमने कहा था कि निलंबित मामलों को सुलझाना शुरू करें। लेकिन सर, वो 20 साल पुराना केस है। हमारी टीम को शक है कि यह काम किसी मनोरोगी का है। 10 साल पहले उसने खून करना बंद कर दिया था। फिर तो आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप लोग एक पागल को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो बाकी लोगों को तो जाने ही दीजिए। लेकिन सर, हमारे आधिकारिक क्षेत्र से बाहर का काम है ये। तो फिर ऐसा कहिए ना, अगर आप मुझे पहले ही कहते तो हम ये फाइलें कब के ऊपर भेज देते। ऐसे हमारी बेइज्जती तो नहीं होती। तो अभी क्या करना है सर? हमने लखनऊ मास्टर जी मर्डर केस की सारी फाइलें आगे क्राइसिस को फॉरवर्ड कर दी हैं। इसमें आज के मर्डर के भी सारे अपडेट हैं। ये क्राइसिस क्या है? क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज उर्फ क्राइसिस। ये एक गैर सरकारी संगठन है जहां इंडिया के शीर्ष रिटायर्ड अधिकारी काम करते हैं। तो हम लोग क्या अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? लोग सोचते हैं कि मास्टर ने 10 साल पहले सुसाइड कर लिया था, अब उसका भूत लौटा है। इस केस को 20 साल से ज्यादा हो गए। आप लोग अपनी जांच जारी रखें और क्राइसिस अपनी जांच करेगा। ठीक है जनाब, जैसा आप सही समझे। दूसरी तरफ क्राइसिस के दफ्तर में एक मुलाकात चल रही है मास्टर जी मर्डर केस पर, जहां बैठक के हेड रिटायर्ड कर्नल क्षितिज राठौड़ और उनके साथ बैठक में एक्स आईबी ऑफिसर्स ईशान गहलोत, हबीब अंसारी और गिरधारी शर्मा मौजूद हैं। मैं चाहता हूं ये केस रमेश पारेख हैंडल करे। ईशान और हबीब क्षितिज के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहीं गिरधारी कहते हैं इनफ इज इनफ। आप लोग रमेश पारेख पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? आप लोग शायद भूल जाते हैं कि रमेश पारेख पाकिस्तान में प्रोटोकॉल ब्रेक करके 2 पाकिस्तानी मेजर को मार कर आया था और पाकिस्तानी सेना ने पकड़ भी लिया था। He risked everything। लेकिन वो वापस भी आया ना उनसे बचकर। ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने ये फीट हासिल की है? कोई नहीं, none। And let's not forget the things that he has done in Russia, USA, Germany, Pakistan and several countries. Come on guys, stop the show. Mr. Girdhari, the vote counts 3-1 and so we are sending in Ramesh Parekh for the case. End of discussion। क्षितिज, ईशान और हबीब यूएस टेबल से उठे अपने कैबिन में चले गए और गिरधारी ने वहीं बैठे बैठे अपना फोन निकाला और हाईली इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन द्वारा रमेश पारेख को मैसेज किया और रमेश का जवाब भी आ गया। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने। कूल, नेक्स्ट टाइम ट्राई हार्डर। तो मैं थोड़ी देर में लखनऊ मर्डर स्प्री की केस हिस्ट्री मिल जाएगी। सो व्हेन आर यू लीविंग? What a coincidence. I'm in Lucknow already. I wanted to know about this interesting murder case, so I left immediately in the evening. Let's see what's in the store for us. TTYL. Talk to you later. रमेश अपने फोन पर ऑफलाइन चला गया और करीब 1 घंटे बाद वो अंबरनाथ के घर के बाहर खड़ा था, एक फॉरेंसिक फोटोग्राफर के भेष में। एक मोटा चश्मा, टोपी, आईडी कार्ड और चेहरे पर कुछ प्रोस्थेटिक्स, जिससे रमेश का असली चेहरा पहचानना नामुमकिन के बराबर था। अंबरनाथ के घर पर सिर्फ एक हवलदार तैनात था और वहां कोई भी नहीं था। रमेश को मिली 20 सालों की फाइलों के बारे में जानकारी के अनुसार और सामने मर्डर साइट को अच्छी तरह से जांच करते हुए हमने अनुमान लगाया कि यह मर्डर कैसे हुआ होगा। दोपहर के करीब 3 बजे कातिल ने अपना पूरा शरीर ढका हुआ था, एक सफेद रंग के बॉडी सूट में जो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा था, साथ ही मास्क और ग्लव्स भी पहने हुए थे। कातिल दरवाजे से ना जाकर
घर के पीछे वाले किचन की खिड़की को तोड़कर अंदर घुसा और किचन से सबसे पहले कमरा आया लिविंग रूम का, जहां अंबरनाथ के पिताजी थे। एक हथौड़े से कातिल ने उन्हें वहीं मार गिराया जो अंबरनाथ के घर पर ही कातिल को मिला था। अंबरनाथ के पिता के चीखने की आवाज सुन अंबरनाथ की मां और बीवी आ गए। कातिल ने फौरन दोनों को पहले सिर पर मारकर बेहोश किया और फिर दोनों को किचन में बांध दिया। फिर दोनों के साथ बलात्कार किया और उन्हें भी जान से मार दिया। इसी बीच कहीं कातिल ने अंबरनाथ की बीवी की साड़ी में सेल्फी ली और फोन से वॉइस रिकॉर्डिंग बना ली। फिर कातिल ने 5 बजे तक अंबरनाथ की बेटी का इंतजार किया और जैसे ही वो आई उसे कातिल उसी के कमरे में ले गया और वहीं फांसी दे दी। यहाँ कातिल ने अंबरनाथ की बेटी के टॉप को पहनकर फोटो ली और अंबरनाथ की बीवी के फोन से रिकॉर्डिंग कमिश्नर को फॉरवर्ड करके वहां से चला गया। रमेश अंबरनाथ के घर से बाहर आया और खुद से कहा, तो यह कातिल असल में एक साइकोपैथ नहीं है। पुलिस के लिए यह मर्डर सुलझाना काफी मुश्किल हो रहा था। जितने भी मर्डर हुए थे उनमें से किसी का भी लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहा था, बल्कि ये मर्डर शहर के अलग अलग इलाकों में हुए थे। पुलिस का मानना था कि यह मर्डर कोई साइकोपैथ कर रहा है। अमरनाथ ने बताया कि उसकी कुछ लोगों से दुश्मनी थी, मगर कोई भी दुश्मनी इतनी बड़ी नहीं थी। पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और लोगों के बीच खौफ भी बढ़ा था। इसी बीच अंबरनाथ चौबे ने खुद आकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मीडिया से यह बात छुपाई कि अंबरनाथ ने सरेंडर किया है और मीडिया में यह बताया कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट अंबरनाथ है और जांच चालू है। उधर असली कातिल मास्टर इस बात से बेहद नाखुश था कि कोई और उसके मर्डर का क्रेडिट ले रहा है। इसीलिए अंबरनाथ चौबे के घर हुए कत्ल के 13 दिनों बाद मास्टर अपना मास्क लगाकर सुरक्षित सूट में रात के करीब 8 बजे एक बंगले के अंदर घुसा। बंगले का मालिक 39 वर्षीय मनोहर गुप्ता अपनी बीवी बच्चों सहित अपने ससुराल गया हुआ था और उस बंगले में केवल मनोहर की 62 वर्षीय मां रह रही थी। उस रात मनोहर की मां अपनी किसी सहेली के घर गई हुई थी और इस बात से मास्टर अनजान था। मास्टर मनोहर के घर सोफे पर बैठकर क्रिकेट मैच देखने लगा। रात के 10 बज गए, लेकिन मनोहर की मां का कोई पता नहीं था। मास्टर किचन में गया, अपने लिए एक अदरक वाली चाय बनाई और दोबारा आकर सोफे पर बैठ गया। रात के 12 बज रहे थे, मगर मनोहर की मां अब तक घर नहीं लौटी। मास्टर मुस्कुराया और उसी घर के लैंडलाइन से कमिश्नर को कॉल किया। कमिश्नर गहरी नींद में सोया था और तभी उनका फोन आया। नमस्कार साहब, मैं आज एक मकसद से यहाँ आया था, मगर 4 घंटे हो गए, घर पर कोई भी नहीं है। शायद आज किसी को जीवन दान मिल गया। खैर, मैं जल्दी लौटूंगा। आपका अपना मास्टर। हेलो हेलो, नमस्ते। कमिश्नर ने शुक्ला को तत्काल फोन लगा दिया और पूरी वारदात बताई। जनाब, अब हम क्या करें? हम अब अंबरनाथ को रिलीज भी नहीं कर सकते। लखनऊ पैनिक में आ जाएगा। हमें जल्दी से जल्दी कातिल को पकड़ना होगा। तब तक अंबरनाथ को कोर्ट की हियरिंग के मुताबिक रखा जाएगा। दूसरी तरफ मास्टर घर के सामने के दरवाजे को खोलकर बाहर निकला और चलते हुए कुछ किलोमीटर गया जहां मास्टर की गाड़ी खड़ी थी। मास्टर जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठा, उसके मोबाइल फोन पर रिंग आया। मास्टर सोच में पड़ गया कि इतनी रात को किसने कॉल किया होगा। हेलो हेलो, आप गौतम त्रिपाठी बात कर रहे हैं ना? त्रिपाठी सीसीटीवी सर्विसेज से? हाँ जी, बोलिए। माफ करिएगा, मैंने आपको इतनी रात को कॉल किया, मगर काम करते वक्त अंदाजा ही नहीं लगा। आलूवालिया टाउनशिप में 150 सीसीटीवी कैमरों की जरूरत थी। अगर आप फ्री हैं तो क्या हम मिल सकते हैं? रुखसाना रेस्टोरेंट में दोपहर 3 बजे के करीब। गौतम अपने चेहरे से मास्टर का नकाब हटाते हुए कहता है, जी जी, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। आपकी तारीफ। जी, मैं रमेश पारिक। ओहो के रमेश जी, मिलते हैं कल। अगले दिन सुबह रमेश पारिक एक बार फिर से भेष बदलकर लखनऊ शहर के पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा, जहां अंबरनाथ से पूछताछ चल रही थी और मास्टर मर्डर केस से जुड़े 20 साल पुराने सबूत भी वहां मौजूद थे। इस बार रमेश के हाथ में एक बैसाखी थी जिससे वो एक पैर से लंगड़ाकर चल रहा था। बाल लंबे सफेद पीछे बंधे हुए और शर्ट के कॉलर को छूती हुई लंबी दाढ़ी। रमेश ने एक 0 पावर का चश्मा पहना हुआ था और काले रंग के कुर्ते के ऊपर नेहरू जैकेट।
रमेश ने कमिश्नर को मेल के जरिए पहले ही सूचित कर दिया था कि वो हेडक्वार्टर जाने वाला है, जिससे रमेश को हेडक्वार्टर में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। रमेश सबसे पहले तोड़फोड़ वाले सेक्शन में गया, जहां मास्टर मर्डर केस के 20 साल पुराने अहम सबूत रखे हुए थे। रमेश को वहां मास्टर कातिल का सबसे पहला खत मिला, जिसमें लिखा था, नमस्कार कमिश्नर साहब, आप मुझे मास्टर कहकर बुला सकते हैं। जब तक आपको यह खत मिलेगा तब तक कुछ लोगों को मैं सजा प्रदान कर चुका हूंगा। मैंने लखनऊ सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद मंटो की कहानियों की एक लौती किताब में कुछ पुरानी तस्वीरें रखी हैं। मैं आशा करता हूं कि उन तस्वीरों को देखकर आप जरा मुझे सीरियसली ले लेंगे। धन्यवाद। उस खत के साथ कुछ तस्वीरें थीं जो लखनऊ सेंट्रल लाइब्रेरी से 20 साल पहले बरामद की गई थी। तस्वीरों में बिना कपड़ों के आदमियों और औरतों की कुछ लाशें पड़ी थी, जिनके सामने मास्टर एक लाल साड़ी में बैठ के कोई किताब पढ़ रहा था। रमेश पारेख ने कुछ और सबूतों की जांच की और फिर रमेश पारेख उस कमरे में गया जहां अंबरनाथ से इंस्पेक्टर शुक्ला पूछताछ कर रहे थे। आप कौन? मैं क्राइसिस से आया हूं। आपके साथ साथ मुझे भी ये मामला सौंपा गया। हाँ, आपके बारे में मुझे कमिश्नर साहब ने बताया था। आपको देखकर मुझे इस देश की कानून व्यवस्था की याद आ गई। लंगड़ा और बूढ़ा। तभी वहां कमिश्नर पहुंचे और उन्होंने कहा, माइंड योर लैंग्वेज शुक्ला जी, आपसे काफी सीनियर हैं, तमीज से। कमिश्नर भी रमेश को देखकर कुछ खास प्रभावित नहीं हुए, लेकिन कमिश्नर ने प्रोटोकॉल को समझते हुए रमेश से कहा, हाँ तो पारेख जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस केस को सॉल्व कर दिया। अंबरनाथ ही वो मास्टर है जो इतने सालों से कत्ल कर रहा था। हम चाहते हैं कि अब आप इस केस को लखनऊ पुलिस पर छोड़ दें। ठीक है कमिश्नर साहब, जैसा आप सही समझे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिस्टर अंबरनाथ चौबे इज इनोसेंट। वो तो इस वक्त अपने परिवार की मौत के ट्रॉमा में है, बिल्कुल दूसरे विक्टिम्स के परिवारों की तरह। अंबरनाथ स्कूल में टीचर है, यानी एक मास्टर है। कातिल स्कूल वाले नहीं, मास्टर स्लेव वाले मास्टर जी हैं, जिन्हें लोगों को डोमिनेट करके प्लेजर मिलता है। इट्स लाइक अ फैंटेसी। और इंफॉर्मेशन के लिए यूज गूगल। शायद आपको पता नहीं है, मगर अंबरनाथ ने सरेंडर किया, यही ना? उन्हें मैंने ही कहा था ऐसा करने को। What do you mean? अंबरनाथ को खतरा है, साथ ही हमारे कातिल काफी स्वाभिमानी हैं। वो भी नहीं चाहेंगे कि कोई और उनके कत्ल का क्रेडिट ले। कमिश्नर और शुक्ला ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। कल कातिल ने आपको कॉल किया था और वो एक औरत के घर गया था उसे मारने के लिए, लेकिन वो औरत कल रात अपने घर गई ही नहीं, और उस औरत को मैंने घर जाने से पहले ही अलर्ट कर दिया था। इसीलिए वो अपने एक और रिश्तेदार के यहाँ सुरक्षित और ठीक है। मैं कई दिनों से हत्यारे का पता लगा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप आज शाम को उसके घर से उसे गिरफ्तार करें। एड्रेस और कातिल का नाम आपके पास पहुंच जाएगा। अभी क्यों नहीं? नीड सम प्रूफ्स। इतना कहकर रमेश रेस्टोरेंट के लिए निकल गया, जहां गौतम त्रिपाठी रमेश का पहले से इंतजार कर रहा था। रमेश सीधा जाकर गौतम की टेबल पर बैठा और गौतम के आगे एक फाइल रख दी। क्या आप रमेश पारेख हैं? हाँ? और आप मास्टर मर्डर केस के मास्टरमाइंड? मुझे आपसे मिलकर जरा भी अच्छा नहीं लगा। कैसा मजाक है ये? तुम यहां से निकलते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? गौतम अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हो गया। बेशक आप पुलिस को बुला सकते हैं। 80 मर्डर जो किए आपने, कभी ना कभी तो ये दिन आने ही वाला था। गौतम दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कैसे पता चला तुम्हें? मास्टर ने इतने सारे रैंडम लोगों के कत्ल, बलात्कार किए, जिसमें बूढ़े, औरतें, बच्चे सब शामिल थे, लेकिन मास्टर ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ। सो बेसिकली मास्टर वाज नॉट अ साइकोपैथ बट अ मास्टरमाइंड। ऑल्सो आई वांटेड टू फाइंड आउट कि इन मर्डर्स से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। And your name popped up among top 3 whose business was influenced by the murders. And you had a CCTV business. सोने पे सुहागा। जब आपकी बेटी का जन्म हुआ, मास्टर ने 3 साल के लिए ब्रेक लिया। कोइंसिडेंस, जिसकी वजह से लोगों का खौफ कम हुआ और सीसीटीवी बिजनेस में घाटा। मास्टर वापस आया अपनी किलिंग स्ट्रीक को 70 तक ले जाने के लिए, और तभी आपके सीसीटीवी बिजनेस को एक बड़ा बूस्ट मिला। आप पुलिस के साथ नॉन स्टॉप संपर्क में, जिससे आपको शहर की गतिविधियों के बारे में भी पता चल रहा था। अब आपका सारा काम आपके वर्कर करते हैं।
आउट ऑफ बोर्डम मास्टर के लिए लौट आए। नाउ ऑल आई हैड टू डू वाज टू टॉन्ट यू बाय लेटिंग अंबरनाथ टेक द क्रेडिट फॉर योर मर्डर्स। आपका अहंकार आपके वाले मैसेज और लव लेटर्स में साफ झलक रहा था। सो आई जस्ट टुक अ बेट, उम्मीद में कि आप पकड़े जाओगे, और देखो आप ठीक मेरे सामने बैठे हैं। गौतम के पास कोई जवाब नहीं था। रमेश यूएसएस रेस्टोरेंट से उठकर चला गया और गौतम अपने घर। गौतम जैसे ही घर पहुंचा, पुलिस ने वहां छापामारी की और गौतम को गिरफ्तार कर लिया। गौतम की बेटी शरण्या रोने लगी और गौतम की बीवी आरती पुलिस से लड़ने लगी। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मुझे, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। बेटा चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। गौतम को पुलिस अपनी वैन में बिठा कर ले गई। वैन में बैठने के करीब 5 मिनट बाद ही गौतम ने अपने सारे जुर्म कबूल करने शुरू किए। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद गौतम ने एक कैमरा ऑन करने को कहा, जहां गौतम ने सच बताना शुरू किया, जहां हमें कुछ ऐसे राज बताए जिसे सुनकर सभी लोगों का दिल दहल गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में स्थित नासिक शहर में 1 आरके के अंदर एक 27 वर्ष का लड़का रहता था, जो देखने में 22 साल का ही लगता था। उसका शरीर दुबला पतला था मगर काफी फिट था। उसके कमरे के अंदर एक लैपटॉप, एक पंचिंग बैग, मार्बल का चेस बोर्ड और बेस मैट्रेस ही था। उसके घर के फ्रिज में बियर की 7 बोतलें और ढेर सारी चॉकलेट से संबंधित चीजें रखी हुई थी, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट बार इत्यादि। वो लड़का बैठ के खुद से शतरंज खेल रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ और फोन पर गिरधारी का मैसेज आया। रमेश, another case is up for serial killer in Wardha. Death toll 91. डिटेल्स 4 घंटे बाद तुम्हारे पास आएंगी। कॉपी। गौतम त्रिपाठी ने थाने के अंदर कैमरे पर अपने अतीत से जुड़े राज का पर्दा उठाना शुरू किया। हमारा बचपन काफी अच्छा गुजरा है। हमारे माँ बाप काफी अच्छे थे, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। हमारी जिंदगी तब बदली जब हमने एक खबर सुनी, जहां एक अपराधी को सरकार ने फांसी दे दी। हमें वो देखना था, लेकिन हम वो देख नहीं पाए, तो हमने सड़क के कुत्ते को फांसी दे दी। वो गांठ हमने सही से नहीं बांधी, क्योंकि मुझे वो गांठ बांधनी नहीं आती थी। तो वो कुत्ता तड़प तड़प कर मेरे सामने मारा। करीब 1 घंटा लगा इस्तेमाल करने में, और हमें एक पल का आनंद हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो उस अपराधी की शक्ल थी जो तड़प तड़प कर मर रहा था। दूसरी तरफ मैं स्कूल में काफी शांत लड़का था, ना कोई दोस्त, ना कोई दुश्मन, ना स्पोर्ट्स, ना कुछ। बड़ा बोर सा था मैं। एक दिन सब बच्चे मैदान पर खेलने गए हुए थे। मुझे तब मेरे स्पोर्ट्स टीचर के बैग से एक एडल्ट मैगजीन मिली। मैंने वो मैगजीन चुरा ली। मेरा अपना एक कमरा था, मैं वहां वो मैगजीन से लोगों की तस्वीरें काटा करता था और उन्हें धागे से फांसी दे दिया करता था। उन तस्वीरों में औरतों ने बेहद कम कपड़े पहने होते थे। मुझे उन्हें ऐसा देखने में मजा आने लगा और मेरी उम्र भी बढ़ने लगी। पढ़ाई के बाद मेरी फॉरेंसिक्स में जॉब लग गई, जहां मुझे सारे सबूतों को रिकॉर्ड रखने का काम मिला। मुझे वहां समझ में आया कि हाथ साफ रखकर भी क्राइम करना पॉसिबल है। और उसी जगह से मुझे पता चला कि लखनऊ शहर में सीसीटीवी की कितनी कमी है। मैंने तब सीसीटीवी के बिजनेस को डालने का फैसला किया। रोज जब मैं काम के लिए निकलता था तो मुझे एक औरत दिखाई देती थी, जो हूबहू मेरे मैगजीन की एक मॉडल से मेल खाती थी। मैंने उसका रूटीन ट्रेस किया, और एक दिन जब वो घर पर अकेली थी तो मैं उसके घर में घुस गया और वो सब कुछ किया जो मैं बचपन से मन में सोचता आया था। और जब मैं वहां से जा रहा था तो उसका पति आ गया और उसने अपनी बीवी को लटका हुआ देखा, और उसकी औरत के कपड़े मैंने पहने हुए थे, तो मुझे उसे भी मारना पड़ा। उसके घर से मैंने बहुत से पैसे भी चुराए, क्योंकि मेरे सीसीटीवी बिजनेस के लिए कुछ चंदे की भी जरूरत थी ना। मर्डर के बाद उस एरिया में सीसीटीवी की डिमांड बढ़ी। मैंने अपनी जिंदगी के पहले 4 सीसीटीवी इंस्टॉल किए। अब मैं एरिया के हिसाब से अपने टारगेट चुनने लगा, जहां सबसे कम सीसीटीवी थे। कोर्ट में गौतम ने बताया कि कैसे किसी शैतान ने जकड़ लिया है, जिससे वो ऐसी हरकतें कर रहा है। मगर कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। उसकी बीवी और उसके बच्चे भी गौतम को मिलने या देखने नहीं गए। लोगों का मानना था कि गौतम की बीवी को ये सब कुछ पहले से ही पता था।